हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज को डिस्कस करने वाले हैं। वो है आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है। हम दिसंबर 2019 के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, जो बिल्कुल अभी रिसेंट हुआ था, दिसंबर 2019 में, उस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। इसको कई पार्ट्स में हालांकि हम डिस्कस करेंगे। एक पार्ट जो है कि इसका काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको 3 या 4 पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। आज पहला पार्ट है ये, जिसमें हम शुरू के जो 25 क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। फिर ऐसे ही 25-25 करके 4 पार्ट आएंगे इसके, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा और लंबा वीडियो को एक साथ देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए मैंने सोचा इसे 4 पार्ट में डिवाइड करके बनाया जाए। तो यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत है ये क्वेश्चन पेपर। और अगर आपकी डिमांड रही तो जैसा आप कहेंगे उसी आधार पे हम और भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। लेकिन रिसेंट वाला जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको डिस्कस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि आज का क्या ट्रेंड है, अभी क्या क्या रिसेंट में क्या चल रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये हमें पता लगता है। ठीक है, और सारे ही क्वेश्चन पेपर को लगभग 10 सालों के तो आपको सॉल्व करने ही करने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इस बीच के टाइम पीरियड का 10 सालों का लगभग पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो आपको हर बार के एग्जाम में उससे रिलेटेड कम से कम 30, 35, 40 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, नंबर एक बात, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो रिपीट होते हैं हमेशा, वो मिल जाएंगे। ठीक है, नंबर दूसरी बात, आपको एग्जाम के ट्रेंड का पता लगेगा कि एग्जाम में किस तरीके के हमारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कहीं मान लीजिए आपने हो गया कि अपने उससे नीचे के लेवल के अगर क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हैं, नीचे के लेवल के आप अपना स्टैंडर्ड रख रहे हैं, तो आपका एग्जाम में काम नहीं बनेगा। पेपर को देखने का क्या फायदा है कि आपको ट्रेंड का पता लगेगा, आपको डेप्थ का पता लगेगा, कितनी डेप्थ में जाना है कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए, और कितनी जो कोई भी कॉन्सेप्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है, किस चीज को हम छोड़ सकते हैं, इन सभी चीज का हमें पता लगेगा। इस क्वेश्चन पेपर में मैं आपको बताऊंगा कि कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अगर आपने केवल और केवल 10 सालों के क्वेश्चन पेपर को अगर एनालाइज किया होता, उन्हें पढ़ा होता, तो कम से कम आप 35 से 40 क्वेश्चन, 35 तो डायरेक्ट, 35 से 30, 35 तो डायरेक्ट, और उसके बाद आगे 40 तक लगभग इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें, इस क्वेश्चन पेपर में। अभी आपको बताऊंगा कौन कौन से हैं सारे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आईडी है, ये क्वेश्चन आईडी को आप देखते चलना, आप अपने क्वेश्चन पेपर को मिला लेना। ठीक है, और इसका जो ये सॉरी इसका जो आंसर की है, आंसर की, और ये क्वेश्चन पेपर किसी के पास नहीं है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से क्वेश्चन पेपर को भी और जो इसकी वो है आंसर की, दोनों ही मैंने डाउनलोड किए एनटीए की वेबसाइट से, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये 51 क्वेश्चन इसलिए आ रहा है क्योंकि 50 क्वेश्चन ऊपर पेपर 1 के हैं। ठीक है, तो 51 यानी कि 1 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ज्योग्राफी का। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि पहला ही रिपीट हो रखा है, कितनी बार रिपीट हो गया एग्जाम में। ठीक है, कौन सा है? टू साइकिल थ्योरी से रिलेटेड है। टू साइकिल थ्योरी क्या है? टू साइकिल थ्योरी किससे रिलेटेड है ये पूछा गया है। ओरिजिन ऑफ लाइमस्टोन केव। जब हम कंदराएं पढ़ते हैं, हम लैंडफॉर्म्स पढ़ते हैं, तो एक लैंडफॉर्म होते हैं जो कास्ट रीजन में बनते हैं। ठीक है, कास्ट रीजन में बनने वाले लैंडफॉर्म जो अंडरग्राउंड वाटर से बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कास्ट लैंडफॉर्म बोलते हैं। तो उन्हीं लैंडफॉर्म में एक लैंडफॉर्म है इरोजनल लैंडफॉर्म है, इतना भी याद रखना, इरोजनल लैंडफॉर्म है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है, इरोजनल लैंडफॉर्म कौन से है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कैसे है, तो ये कौन सा लैंडफॉर्म है? ये इरोजनल लैंडफॉर्म है। तो इरोजनल लैंडफॉर्म है, उसके उससे रिलेटेड, इस केव से रिलेटेड ओरिजिन के कई सारे थ्योरीज हैं, जिनमें टू साइकिल थ्योरी, जिनमें सबसिस्टेंस थ्योरी, वाटर टेबल थ्योरी, कई और भी थ्योरी हैं। तो यहाँ पे टू साइकिल थ्योरी की अगर हम बात करें तो टू साइकिल थ्योरी किससे रिलेटेड है? यहाँ पर गर्नार्ड, मैलार्ड, क्विंटन और डेविस दिए गए, लेकिन यहाँ पर जो टू साइकिल थ्योरी है उससे रिलेटेड कौन है? डेविस। तो इसका पहला करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? डेविस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम, आप यहाँ पे इसे हिंदी में भी देख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें। 208 नंबर क्वेश्चन आईडी, पीछे के 3 लेटर आप देख लें, 3 डिजिट, आपका काम बन जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बाद है रिया कोस्ट, पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है फिर से ये। ठीक है, कितनी बार रिपीट हो चुका है? रिया कोस्ट। देखिए, दो तरीके के तट होते हैं। जब हम कोस्टल लैंडफॉर्म पढ़ते हैं तो उसमें एक लैंडफॉर्म आता है तट यानी किनारा। ठीक है, किनारा वो भाग है जहां पर समुद्र समुद्र और जो स्थल भाग है, उन दोनों का क्या हो रहा है? मिलन हो रहा है। यहाँ पर इधर इस तरफ है समुद्र, इस तरफ है क्या? स्थल भाग। तो जहां पर दोनों मिलते हैं, जहाँ पे समुद्र खत्म होता है, स्थल शुरू होता है, उसे कहते हैं तट। तट दो तरीके के होते हैं। ठीक है,
हमने कोस्टल लैंडफॉर्म पढ़ा है, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन है ये। अभी जहाँ पे टफ आएगा तो मैं बता दूंगा, जहाँ पे मॉडरेट आएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये वाले बहुत इजी है। एक तो पूछे गए हैं और इजी इजी है, ठीक है। रिया का रिया कोस्ट होता है, और कौन सा, फ्योर्ड तट होते हैं, रिया तट और फ्योर्ड तट। रिया तट जो बनते हैं वो नदी द्वारा जब किसी स्थल भाग को अपने अंदर आत्मसात कर लिया जाता है, या फिर उस भूमि का क्या कर लिया जाता है, उसको क्या है, उस पे पानी जब भर जाता है और फिर वो पानी के कारण क्या उसका धसाव हो जाता है नीचे, तो उस प्रकार के तट को क्या बोलते हैं, रिया तट बोलते हैं। तो अब यहाँ पे नेचुरल शोर लाइन इसका नहीं हो सकता है, कंपाउंड भी नहीं होगा। एमर्ज, एमर्ज का मतलब तो होता है उत्थान, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना उन्मज्जित, नहीं उन्मज्जित नहीं होगा, निम्नगन होगा, यानी कि सबमर्ज्ड होगा, ठीक है। सबमर्ज जो शोर लाइन होगी यानी कि उसका नीचे धसाव हो जाना, और धसाव किसके कारण होगा, वो नदी के कारण होगा, ठीक है। और प्योर तट किसके द्वारा बनते हैं, प्योर तट बनते हैं जो हिमानी होती हैं, हिमानी यानी हिम, ग्लेशियर, ग्लेशियर के द्वारा जब किसी तट को क्या कर दिया जाता है, धसाव उसका कर दिया जाता है, तो उसे फ्योर्ड तट कहते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका थर्ड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, इन द प्रोसेस ऑफ इरोजन द रिमूवल मटेरियल बाय सॉल्यूशन इज कॉल्ड। जब मैंने आपको बताया था जियोमॉर्फोलॉजी में, आपने पढ़ा होगा, मेरे प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। वेदरिंग और इरोजन जब हम पढ़ते हैं तो इरोजन के कई सारे जो है फैक्टर होते हैं, और इरोजन करने के भी अलग अलग प्रोसेस होती हैं, कई तरह की प्रोसेस होती हैं, जिनमें से ये चार यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अपघर्षण, सन्निघर्षण, अधःखतन और संक्षारण। इसमें ये पूछ रहा है कि जब इरोजन होता है किसी भी चीज का, किसी चट्टान का जब इरोजन हो रहा है, और इरोजन किसके माध्यम से हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन के माध्यम से। सॉल्यूशन के माध्यम से यानी कि विलयन, किसी चीज को विलय करके उसमें मिल जाना, घुल करके जब सॉल्यूशन होता है किसी मटेरियल का, पदार्थ का, तो उसको क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे अट्रिशन जो दिया हुआ है, सन्निघर्षण, अट्रिशन का मतलब होता है जब पदार्थ, चट्टान के टुकड़े जब आपस में टकराते हैं, आपस में टकरा के जब टूट टूट के बह के फिर आगे चलते हैं, तो उसे अट्रेशन बोलते हैं। कोराइजन, यहाँ पे कोराइजन, कोराइजन दो बार दिया हुआ है, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज ना हो, इसको अबर्शन या कोराइजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोराइजन यानी अपघर्षण का मतलब है कि जब चट्टान के टुकड़े एक चट्टान से दूसरी चट्टान में पानी के साथ बह के जाते हैं, चट्टान के टुकड़े, तो जब वो बह के जाते हैं, तो जब वो आगे जाके किसी दूसरी चट्टान से ऐसे हिट करते हैं, तो क्या है, दूसरी चट्टान टूटेगी, टूटने के बाद क्या होगा, फिर वो भी बह के चलेगी, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो एक चट्टान के टुकड़े दूसरे चट्टान से टकरा रहे हैं, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। तो स्टेपिंग, अधःखतन, यानी कि जब जो ड्रिलिंग टूल्स होते हैं, ड्रिलिंग टूल्स किनको कहते हैं, जो चट्टान के टुकड़े हैं, वो ड्रिलिंग टूल्स जब इस वर्टिकल नीचे बढ़ते हैं और गहरी अपनी घाटी को गहरा करते हुए चलते हैं, तो उन्हें अधःखतन कहते हैं, शेपिंग कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही बचा है कौन सा, कोराइजन यानी संक्षारण। जब चट्टान के टुकड़े, जैसे लाइमस्टोन जो है, चूना पत्थर है, वो जब पानी में क्या है, घुल के चलता है, आगे घुल करके फिर उनका अपरदन होता है, तो उन्हें संक्षारण बोलते हैं या फिर कोराइजन, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड। इसके बाद रिपीटेड क्वेश्चन अगेन, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पैन प्लेन, ये पैन प्लेन है, पेनी प्लेन नहीं, ठीक है। पैन प्लेन किसने प्रोपाउंड किया था, किसने इस पैन प्लेन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर चार नाम आपको दिए गए हैं, स्विंटर्न, जॉनसन, क्रिकमे और डेविस, ठीक है। इनमें से अगर आपने ये पैन प्लेन, पेडी प्लेन और एच प्लेन, ठीक है, ये सारे अगर पढ़े तो आपको पता होगा कि स्विंटर्न और जॉनसन जो है इन प्लेन से रिलेटेड तो है ही नहीं, तो दो तो वैसे ही डिलीट हो गए। बचे कौन, डेविस और क्रिकमे। डेविस के बारे में सभी लोग जानते हैं कि डेविस ने पेनी प्लेन का शब्द का इस्तेमाल किया था। पेनी प्लेन या पेडी प्लेन या पैन प्लेन क्या होता है, पेनी पेनी प्लेन सबसे पहले जो डेविस ने दिया था, पेनी प्लेन का मतलब होता है एक ऐसी भूमि, किसी भूमि पर जब किसी भूमि पे जब चट्टान का क्या होता है, उद्भव होता है, यानी पर्वत बनता है इस प्रकार से, और धीरे धीरे उस पर बाहरी जो अपर्दन कारक होते हैं, हवा, पानी, ग्लेशियर, जब उसको काट काट कर फिर एक समतल, लगभग समतल मैदान में क्या कर देते हैं, वापस से उसको समतल मैदान में पहुंचा देते हैं, तो उसे बोलते हैं पेनी प्लेन। और वो नदी द्वारा बनता है जब, तो उसे पेनी प्लेन बोलते हैं। अब पैन प्लेन शब्द किसका दिया हुआ है, पैन प्लेन दिया हुआ है क्रिकमे का। क्रिकमे का पैन प्लेन शब्द किसको डिफाइन करता है, क्रिकमे का पैन प्लेन शब्द डिफाइन करता है जो बाढ़कृत, यानी बाढ़ द्वारा जब मैदान बना दिया जाता है, तो उसे पैन प्लेन कहा उन्होंने। पेडी प्लेन एलसी किंग का दिया हुआ है, जो वो चट्टानी टुकड़े होते हैं, चट्टानी टुकड़े, उनको पेडी प्लेन बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, जो पेडी प्लेन का मतलब है जो एरिड रीजन में बनते हैं प्लेन, उनको क्या बोलते हैं, पेडी प्लेन बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे, क्रिक में होंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अगेन फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, देखें आप कितने सारे रिपीट क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको।
द डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म वाज पोस्टुलेटेड बाय, जो यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट है, एक रूपतावाद का सिद्धांत, वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? सभी जानते हैं किसने? हटन के द्वारा, जेम्स हटन के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, इस इसमें इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। कौन से? यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म में उन्होंने कहा कि क्या कहा उन्होंने? वर्तमान भूत की कुंजी है, प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्होंने इस थ्योरी में दिए यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म में, उनको आप देखते रहिए और जानते रहिए। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ रास्टर डाटा फॉर्मेट? ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है? ये पूछा गया है कहाँ से? ये रिमोट सेंसिंग और जीआईएस से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें इन्होंने पूछा है, देखो डाटा जब हमने क्या है, सेंसर, अपने रिमोट सेंसर को कहाँ भेजा है? सैटेलाइट को, सैटेलाइट पे रख के उनको क्या है, उनके ऑर्बिट में हमने छोड़ा हुआ है। अब वहां से जो वो डाटा कैप्चर करते हैं, तो डाटा हमें 3 तरीके से मिलता है। कौन कौन से? रास्टर डाटा फॉर्मेट, और वेक्टर डाटा, और एट्रीब्यूट डाटा। रास्टर डाटा क्या होते हैं? रास्टर डाटा में रॉ, कॉलम और ग्रिड के माध्यम से जब हमें, पिक्सल के माध्यम से जब हमें क्या है, डाटा मिलता है, तो उसे रास्टर डाटा बोलते हैं। वेक्टर डाटा में, वेक्टर डाटा में हमें लाइन, पॉलीगॉन, ठीक है, इन सभी के माध्यम से मिलता है। और एट्रीब्यूट डाटा जो नंबर्स के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो रास्टर डाटा का फॉर्मेट का यहाँ पे कौन सा एडवांटेज नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, 3 ऐसे हैं जो इसके एडवांटेज है, इनमें से एक नहीं है, तो हमें नहीं को ढूंढना है। कई बार ये नहीं वाले को हम भूल जाते हैं। पहला यहाँ पे दिया हुआ है सिंपल डाटा स्ट्रक्चर। तो सही बात है कि इसका जो डाटा स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? सिंपल होता है। ठीक है, हम इसे इजीली समझ सकते हैं, इजीली इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई अगर हमें मैनिपुलेशन करना है तो मैनिपुलेशन हम इसमें इजीली कर सकते हैं। इजी एंड एफिशिएंट ओवरलेइंग, इसको आप हिंदी में भी देख सकते हैं यहाँ से, आसान और कुशल ओवरलेइंग। किसी एक एक इमेज को अगर दूसरी इमेज से अगर हमें ऐसे जोड़ना है, कनेक्ट करना है जीआईएस, आर्क जीआईएस में, तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये भी इसका एडवांटेज हो गया है। ठीक है, अगला क्या है? सॉरी, अगला है कंपैटिबल विथ रिमोटली सेंस्ड इमेजरी। क्या कहना चाह रहा है? दूर संवेदी इमेजरी के साथ संयोजन। जाहिर सी बात है, जब दूर से किसी चीज को सेंस करके उसको डेटा को लिया जाएगा, तो वो इसके साथ रास्टर डाटा वही चीज है ना, कि दूर से ऑब्जर्व करके उसका पिक्चर लेके और फिर हमको डेटा दिया जाता है। तो यहाँ पर तीसरा भी बिल्कुल करेक्ट है, तो तीनों तो बिल्कुल करेक्ट हो गए। तो चौथा कौन सा बचा? एप्लीकेशन ऑफ फॉर नेटवर्क एनालिसिस। ये नेटवर्क के एनालिसिस के लिए नहीं, इमेज को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, रास्टर डाटा का। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ये इसका एडवांटेज नहीं है। ठीक है, इसके बाद 57 क्वेश्चन यानी 7th क्वेश्चन हो गया कौन सा? द रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन से पूछा गया है फिर से अगेन, किससे? रिमोट सेंसिंग जीआईएस से पूछा गया है क्वेश्चन है, which is related to sensitivity of remote sensing detector to record difference in portion of the electromagnetic spectrum is known as। ये क्या पूछ रहा है इसमें? ये पूछ रहा है, रेजोल्यूशन से पूछा गया है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है किसी इमेज की, किसी कैमरे की जो सेंसर है, सेंसर की कितनी ज्यादा कैपेसिटी है किसी छोटे से छोटी इमेज को, छोटे से छोटे जो डिटेल है उसको कैप्चर करने की। ठीक है, और जो सेंसर होते हैं, ठीक है, सेंसर कई तरीके के हो सकते हैं। मैंने, आप मेरा अगर लेक्चर देखेंगे कार्टोग्राफी टेक्निक्स में, उसमें सेंसर मैंने बताया है। देखिए, सेंसर कई तरीके के होते हैं। सेंसर का मतलब है जो किसी चीज को सेंस कर ले। कुछ सेंसर ऐसे होते हैं जो किसी तत्व में से, किसी पदार्थ में से अगर हीट निकल रही है तो उसको वो सेंस करते हैं। उनको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं थर्मल, थर्मल सेंसर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है टेम्पोरल, ये तो टेम्पोरल है, कुछ वैसे होते हैं थर्मल सेंसर। कुछ ऐसे होते हैं जो रेडियो रेडियो वेव्स को सेंस करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जो पूरी बैंडविड्थ है किसकी, सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं, उन किरणों में कुछ क्या है, अलग अलग उनका स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम का मतलब है एक निश्चित एनर्जी से लो एनर्जी से हाई एनर्जी तक का जो एक निश्चित क्रम है उसे स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब उस स्पेक्ट्रम में एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, ये सही तरीके की रेज निकलती हैं। तो अलग अलग बैंड विड्थ के लिए अलग अलग क्या है रेजोल्यूशन की अलग अलग जो ये डिटेक्टर है उनकी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सेंस कर पाए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सेंस कर पाए, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना, तो जो स्पेक्ट्रम को सेंस करेगा उसे स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन तो बोलेंगे। ठीक है, तो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन इसका आंसर होगा।
ठीक है, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, रेजोल्यूशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंतर अंशों को रिकॉर्ड करने हेतु दूर संवेदी संसूचक की संवेदिता से संबंधित होता है, क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो डेटा से रिलेटेड, यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन है ये काफी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क्स रिकॉर्डेड वर्ल्ड्स लोवेस्ट एयर टेम्परेचर ऑन द जुलाई 20 1983, मतलब विश्व के निम्नलिखित में से किस स्थलीय भाग में 21 जुलाई 1983 को न्यूनतम वायु दाब माइनस 89 डिग्री सेल्सियस पे दर्ज किया गया। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना, इनको आप हमेशा क्लाइमेटोलॉजी में बना के रखते चले कि सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर इंडिया में, सॉरी पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर हो अभी तक रिकॉर्ड किया गया है, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, कहाँ का होता है, और एयर प्रेशर के बारे में, इस तरीके के जो फैक्ट है इनको हमेशा बना के रखिए, ऐसे पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में अब तक का सबसे लोएस्ट वायु टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर है, उसको रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन फॉर AW इन कोपेन्स वर्ल्ड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन इज करेक्ट। जो कोपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है, ठीक है, इसको याद रखें। और इसके जो ये जो नंबर्स है ना, इनको याद रखना आसान है, मैं आपको याद करवा दूंगा अगर आप मुझे इसमें प्रॉब्लम लिख के सेंड करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि AW की क्लाइमेट को कौन सा रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे चार ऑप्शन में से। तो ए का मतलब तो होता है ट्रॉपिकल, ठीक है, और डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर ड्राई जहाँ पे होते हैं। तो ट्रॉपिकल यहाँ पे तीन तो है ट्रॉपिकल, एक में ट्रॉपिकल नहीं है, तो एक तो वैसे डिलीट हो गया, ठीक है, पहला तो वैसे डिलीट हो गया, मरीन वेस्ट क्लाइमेट है ये। अब डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर जहाँ पे ड्राई होते हैं, ठीक है, विंटर जहाँ पे ड्राई होते हैं, तो ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट ये भी नहीं होगा, ठीक है। ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, जैसे भारत की क्लाइमेट है उसे मानसून क्लाइमेट कहेंगे, तो मानसून सब के लिए AM का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ, सॉरी, तो यहाँ पर ट्रॉपिकल मानसून जो क्लाइमेट है भारत की क्लाइमेट के लिए AM शब्द का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ट्रॉपिकल जो सवाना टाइप की क्लाइमेट है, ठीक है, जहाँ पर विंटर कैसी होती है, ड्राई होती है, तो वहां पर AW शब्द का इस्तेमाल किया है किसने, कोपेन ने। ये सारे जो शब्द हैं इनको याद रखना बहुत आसान है, बहुत ईजी है, लगता है ये देखने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है लेकिन बहुत ईजी है, बस आपको इसका फंडा पता होना चाहिए कैसे याद रखना है। और आप अगर लिखेंगे तो मैं आपको इसके वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर इज फ्रेश वाटर डेंस्ड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से टेम्परेचर में जो ताजा पानी का घनत्व है वो सबसे ज्यादा होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर -4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कैसे, या जब आप सविंदर सिंह की बुक पढ़ते हैं, सविंदर सिंह सर की, तो उसमें जो टेम्परेचर वाला इसमें एक यूनिट दिया हुआ है, सी वाटर का टेम्परेचर कैसा होता है, तो उसमें बिल्कुल मेंशन है ये, ठीक है। और मोस्ट ऑफ जो फिजिकल ज्योग्राफी जो क्वेश्चन है वो सविंदर सिंह की बुक में हमें मिल जाते हैं, तो उसे आप जरूर पढ़ें, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्या, सेकंड, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा घनत्व होता है पानी के टेम्परेचर का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच, इसका जो क्वेश्चन आईडी है यहाँ पे आप देख लें 217, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिव वॉल्केनो, यानी कह रहा है ये निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी के वितरण को सही ढंग से वर्णित करता है। यहाँ पे चार ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ज्वालामुखी के वितरण को, कि कहाँ कहाँ पर वितरण मिलते हैं, उनको यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब कर देता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यह युवा मोड़दार पर्वत श्रृंखलाओं के संबंध में पाए जाते हैं, यानी कि इनका और जो न्यूली फोल्डेड माउंटेन है, यंग फोल्डेड माउंटेन है, इनसे रिलेटेड रिलेशन है। तो क्या ऐसा है, तो अगर हम अपने इंडियन ज्योग्राफी में नजर दौड़ाएं तो हम देखें हिमालय वाले रीजन में यंग फोल्डेड माउंटेन है, क्या वॉल्केनो मिलता है, नहीं, तो इसका मतलब पहला क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा, दे अकर इन रिवर फ्लड प्लेन्स, क्या ये रिवर फ्लड प्लेन पे आपको देखने को मिलते हैं, तो गंगा का मैदान, सिंधु का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, कहीं भी हमें जो वॉल्केनो देखने को नहीं मिलते हैं, तो ये भी गलत है। दे एसोसिएटेड विद द ओल्ड इरोडेड माउंटेन चेन, तो इसमें कहने का मतलब यह है कि यह पुराने जो इरोडेड माउंटेन होते हैं, जो जिन्हें रेसिडुअल माउंटेन भी कहते हैं, उनके किनारे या फिर उनसे एसोसिएटेड है, उनसे जुड़े हुए हैं। तो अरावली पर्वत है, अपलेशियन है, यहाँ पे हमें कोई भी वॉल्केनो देखने को नहीं मिलता है।
इस तरीके से अगर आप थोड़ा सोच कर भी आंसर देंगे, थोड़ा-सा अपनी जो बाकी नॉलेज है उसको टटोलेंगे, तो आंसर आप दे देंगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो ये किससे संबंधित होता है? अब 3 ऑप्शन गलत हो तो ज़ाहिर-सी बात है चौथा ही सही है। दे लेड टू फॉर्म चेन्स अराउंड द ओशन बेसिन। बिल्कुल सही बात है, ओशन बेसिन के किनारे ये हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर एक प्लेट जो एक कॉन्टिनेंटल प्लेट, एक ओशियनिक प्लेट एक-दूसरे से क्या करती हैं एक-दूसरे पे अधोगमित होती हैं और जो ओशियनिक प्लेट है वो उस कॉन्टिनेंटल प्लेट पे चढ़ती है। बीच में जो बेनी ऑफ ज़ोन है वहीं से क्या है वोल्केनो का ओरिजिन होता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग वेदर इंस्ट्रूमेंट इज कीप्ड आउटसाइड द स्टीवेंसन स्क्रीन। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मौसम उपकरण स्टीवेंसन स्क्रीन के बाहर रखे जाते हैं। ठीक है, ये जो इस तरीके के जो ये कुछ ऐसे जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है इनका नाम आप हमेशा याद रखें, ठीक है? क्योंकि यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं। ठीक हो गया? तो ये कौन-सा क्वेश्चन आईडी है इसका 218, ठीक है? तो इनको आप क्या करें, इनको हमेशा अपने नोटबुक में बना के और ज़्यादातर ये जो इंस्ट्रूमेंट है क्लाइमेटोलॉजी से पूछे जाते हैं। तो क्लाइमेटोलॉजी वाले यूनिट पे आप क्या करें, इन इंस्ट्रूमेंट को देखें। बैरोमीटर यहाँ पे दिया गया है। बैरोमीटर के बारे में किस चीज़ के मापने के लिए इस्तेमाल में आता है? हाइड्रोग्राफ को और न्यूनतम थर्मामीटर को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से जब मौसम उपकरण जब हम क्या करते हैं टेम्परेचर बाहर का मापते हैं, तो एनी ये स्टीवेंसन जो स्क्रीन है इसमें एनीमोमीटर को रख के बाहर का जो है तापमान मापा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला। इसके बाद है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट फॉर्म एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि निम्नलिखित में से कौन-सा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का आवश्यक भाग नहीं है? इनमें से कौन-सा ऐसा भाग है, कौन-सी ऐसी जो तत्व यहाँ पे दिया हुआ है, कौन-सी ऐसी प्रोसेस है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए ज़रूरी नहीं है? तो सूर्य का प्रकाश बिल्कुल से होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसका आंसर ये नहीं है। पानी भी बहुत ज़रूरी है पेड़-पौधों को फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन को पेड़-पौधे डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो नाइट्रोजन को नाइट्राइट में कन्वर्ट करके तब जाके इस्तेमाल करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज द बेस्ट सूटेड टू इन इंटेंसिव फार्मिंग। ठीक है, जो सघन कृषि होती है, इस क्वेश्चन को ना आप पढ़ के ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सघन कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? यहाँ पे ये पूछ रहा है जो सघन कृषि कैसी होती है? जो छोटे आकार के खेत में होती है, ना बड़े आकार के नहीं, छोटे आकार के जो खेतों में होती है कृषि, उसे सघन कृषि कहते हैं। अब सघन कृषि के लिए छोटा आकार जब खेत है तो पहला तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, बड़े जोत आकार तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। निम्न श्रम निवेश, अब सघन कृषि करनी है, एक ही एरिया में कई तरीके की फसलें बोनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए जो श्रम का जो निवेश है वो काफ़ी होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, ये भी गलत है। विरल जनसंख्या क्षेत्र, ये भी गलत हो जाएगा। सघन कृषि कब होती है? जब जनसंख्या का बहुत ज़्यादा एक ही जगह पे घनत्व हो जाता है, इसलिए सघन कृषि की जाती है। तो इसके लिए होना क्या आवश्यक है? उच्च उत्पादकता दर, ठीक है? हाई यील्ड रेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द वोल्केनिक ओरिजिन डिपॉजिट ऑन द ओशन फ्लोर एट द डेप्थ ऑफ 2500 fathoms or more are known as, यानी कि ये कह रहा है ज्वालामुखी उत्पत्ति की सतह में 2500 फैदम या उससे अधिक गहराई में निक्षिप्त निक्षिप्त होते हैं कहलाते हैं। ये निक्षेप से जो हमारे समुद्रों में जो निक्षेप आपको पाए जाते हैं, निक्षेप का एक चैप्टर है समुद्र सिंह सर की एक बुक में, तो उसमें आप अगर देखेंगे तो उस जो समुद्र के निक्षेप है उनके उस चैप्टर में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी कि यहाँ पे जो रेडियोलेरियन ooze क्या होते हैं, कैलकेशियस ooze क्या होते हैं, पैलेजिक डिपॉजिट क्या होते हैं और यह रेड क्ले क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको उसमें देखने को मिलेंगी। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, रेड क्ले। 2500 पे जो आपको ये देखने को मिलेंगे ये इस प्रकार के सेडिमेंट वो होते हैं रेड क्ले। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही इजी टॉपिक है, आप इसको आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। और ये क्या कह रहा है? आर्कटिक स्नो कवर्ड एरिया हैव इंटरमीडिएट इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, यानी कि
जो बर्फ से ढका हुआ आर्कटिक क्षेत्र है उसमें माध्यमिक परिस्थिति उत्पादकता पाई जाती है। यानी कि इकोलॉजिकल जो प्रोडक्टिविटी है वहां पे कैसी है, क्योंकि वहां पे देखिए बर्फ से ढका हुआ पूरा आर्कटिक क्षेत्र। अब जहां पर बर्फ का ढका हुआ है, सनलाइट नहीं पहुंचती है, तो वहां पे प्रोडक्टिविटी कैसी होगी, बहुत ही कम होगी। और यहाँ पर कैसा दिया हुआ है, मीडियम, तो ये भी पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, पारिस्थितिक उत्पादकता के मुकाबले मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए तापमान प्रतिबंधी कारक होता है। यानी कि टेम्परेचर इज द लिमिटिंग फैक्टर फॉर डिजर्ट एरिया इन द रिलेशन ऑफ इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। कहने का मतलब यह है कि जो डिजर्ट एरिया है वहां पर टेम्परेचर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वहां की इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी को देखते हुए। टेम्परेचर होता है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, वाटर। वाटर वहां की जो इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, तो इसका ऑप्शन ये भी गलत हो गया। द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम लार्जली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर, यहाँ पर कह रहा है प्राकृतिक जो पारिस्थितिकी तंत्र की प्राथमिक उत्पादकता सौर विकिरण की मात्रा पर अधिक निर्भर करती है। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर, जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी, क्योंकि सौरिक विकिरण से ही पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है वो चल पाता है, और इसके बाद जो है वो सारे उनसे जो एनर्जी मिलती है वो फिर बाद में आगे जा करके बाकी जो कंज्यूमर होते हैं उनको भी यहाँ पे मिल पाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, थर्ड वाला। और जो भक्षी पशु द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है ये, द हार्बीवोर आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो 62 और 63 वाला ऑप्शन है, इन दोनों में से एनटीए ने इन दोनों को ही सही माना है, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखें ज्यादा जो सबसे सही है वो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, चौथा भी गलत है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 67। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है प्राइमरी किससे, रैंक साइज रूल से दिया हुआ है। रैंक साइज रूल किसका दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर किसका है। तो आपको यहाँ से देख बताना है कमेंट में कि ये क्वेश्चन जो रैंक साइज रूल है किसके द्वारा दिया हुआ है। ठीक है, इसको निकालने का फंडा क्या होता है, इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसमें जो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे जितनी भी दी हुई है, ठीक है, वो तो है ही है, बटे जिस सिटी का हमें निकालना है कि इस सिटी का कितनी पॉपुलेशन होगी, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। यानी कि ये जो 10 लाख है, 10 लाख डिवाइडेड बाय 4, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है किसी बड़े शहर की जनसंख्या जो है वो 10 लाख है, और उसके सबसे बड़ा जो शहर है उसकी जनसंख्या है 10 लाख। अब सबसे बड़े शहर की 10 लाख हो गई, जो चौथे नंबर का सबसे बड़ा शहर है उसकी जनसंख्या कितनी होगी, रैंक साइज रूल के आधार पे। तो हम क्या करेंगे, 10 लाख को 4 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 2.5 लाख। तो 2.5 लाख चौथे बड़े शहर की जनसंख्या होगी। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद है इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट वुड बी द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल सेटलमेंट इन द एरिया इफ देयर नियरेस्ट नेबरहुड, जो स्टेटिस्टिक्स है, वर्क आउट एज 2.10। जब हम नेबरहुड एनालिसिस पढ़ते हैं तो उसमें हमने पढ़ते हैं क्लस्टर, रैंडम। ठीक है, क्लस्टर, रैंडम, एग्लोमरेटेड और परफेक्ट यूनिफॉर्म हम पढ़ते हैं। तो जो 2.10, 2 पॉइंट से ज्यादा का जो सेटल जो आता है हम वहाँ पे स्टेटिस्टिक्स, ठीक है, तो वो क्या होता है, परफेक्ट यूनिफॉर्म होता है। ये मैंने करवाया है शायद क्वेश्चन, और नहीं करवाया तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता देंगे तो मैं उसे बिल्कुल आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, परफेक्ट यूनिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रल प्लेस सिस्टम ऑपरेटेड इन द रीजन ऑफ K7 इज एप्लीकेबल फॉर रीजनल सॉरी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेटलमेंट। यहाँ पे जो क्रिस्टॉलर का ये सेंट्रल प्लेस सिस्टम थ्योरी है उससे पूछा गया है। यहाँ पे के की वैल्यू कई बार पूछ ली जाती है, सेंट्रल प्लेस थ्योरी से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाएगा। सेंट्रल प्लेस थ्योरी कब दी थी, किसने दी थी, किसने प्रोपाउंड की थी, इसकी बेसिक अजम्पशन क्या है, के की वैल्यू क्या है, 4 की वैल्यू क्या होती है, 7 की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पे 7 की वैल्यू पूछी गई है, तो 7 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, वो होती है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, 255 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल इसकी के की वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 70, लंबरिंग फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ, ठीक है, लंबरिंग यानी कि लकड़ी काटने का जो व्यवसाय है वो किस श्रेणी में आता है। ठीक है, लकड़ी काटना है, लकड़ी काटने का व्यवसाय आएगा वो किस में आएगा, देखिए लकड़ी काटने का मतलब है लकड़ी को काटना, जंगल से काट के लेके आना।
तो जंगल से रिलेटेड, खेती बाड़ी से रिलेटेड जितने जो क्रियाकलाप हैं वो किस में आते हैं, प्राथमिक में आते हैं। अगर यही क्रियाकलाप इसका फर्नीचर बनाने में आता तो वो द्वितीय होता, यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज होती, लेकिन ये प्राइमरी एक्टिविटी है क्योंकि जंगल से काटी जा रही लकड़ी, तो वो प्राइमरी एक्टिविटी होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इंडिया एंड बांग्लादेश बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप। ठीक है, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो भारत और पाकिस्तान है, भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमाएं हैं वो निम्नलिखित में से किस प्रकार की हैं, तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एंटीसीडेंट, सबसिक्वेंट, सुपर इम्पोज्ड और रिलेट बाउंड्रीज, यानी कि पूर्ववर्ती सीमाएं, उत्तरवर्ती सीमाएं, आरोपित सीमाएं और रिलेक्ट सीमाएं। और हम सभी जानते हैं जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है, बांग्लादेश की जो सीमाएं हैं वो कैसी है, उत्तरवर्ती हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि देश पहले बाउंड्री बन गई थी बाद में देश है, देश की फिर बाद में डिवाइड हुआ है, डिवाइड होने के बाद ये अलग अलग फिर इनकी बाउंड्री हुई है, तो ये उत्तरवर्ती है यानी कि बाद की है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे थोड़े अंडरस्टैंडिंग से, है ना। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउथ नॉर्थ साउथ डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन क्राइटेरियन ऑफ, क्या बोल रहा है इसमें, निम्नलिखित में से विश्व के उत्तर दक्षिण साउथ वेस्ट डिवीजन का आधार कौन सा मानदंड होता है। इसको आप अगर खुद से अगर देखेंगे, अगर इसका ऑप्शन देखना चाहेंगे, नॉर्थ और साउथ का जो डिवीजन यहाँ पे दिया हुआ है वो किसके आधार पे देते हैं, नॉर्थ साउथ का डिवीजन आर्थिक विकास के आधार पे यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, आर्थिक विकास के आधार पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, ये काफी लंबा क्वेश्चन है, भारत में सरकार की क्षेत्रीय विकास नीतियों की प्रतिक्रिया के रूप में देश के विभिन्न भागों में अनेक सामाजिक आंदोलन उभरे। जो विकास की नीतियां थी उन विकास की नीतियों की प्रतिक्रिया के रूप में देश के अलग अलग भाग में जो है क्या सामाजिक आंदोलन उभरे। ऐसे आंदोलनों में चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल उभरा था। ठीक है, कौन सी जो कारण है इनमें से जिसके कारण चिपको आंदोलन उभरा था। ठीक है, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, बिल्कुल गलत जवाब, उत्तराखंड में तो मरुभूमि है ही नहीं। तटीय क्षेत्र विकास, उत्तराखंड में तटीय क्षेत्र भी नहीं है। जनजातीय क्षेत्र विकास, ठीक है, जनजाति वहां पर है, और पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, लेकिन इन दोनों में से जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, पहाड़ी क्षेत्र विकास, क्योंकि पहाड़ी का जो वहां पे पेड़ पौधे काटे जा रहे थे, पेड़ों को काटा जा रहा था, उससे रिलेटेड था चिपको आंदोलन। ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या है, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हु एडवोकेट द पॉलिसी ऑफ डेलिबरेट अनबैलेंस्ड ग्रोथ, यानी कि जो असंतुलन विकास की नीति है, असंतुलन विकास की नीति, इसका जो प्रतिपादन है, इसको जो किसने दिया है, इसको देने इसको जो दिया जाता है, ये किसने दिया थ्योरी, वो दी है अल्बर्ट ओ हिर्शमैन ने। अल्बर्ट ओ हिर्शमैन ने थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ की कॉन्सेप्ट को दिया था। इसमें ये बताते हैं कि जब दोनों शहर अगर एक जैसे समान रूप से अगर आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे तो दोनों में से कोई भी क्या है, ग्रो नहीं कर पाएगा। डेवलपमेंट के लिए अनबैलेंस होना बहुत जरूरी है, एक बहुत ज्यादा क्या बैलेंस, और मतलब क्या है, एक ज्यादा क्या होना चाहिए, विकसित होना चाहिए, एक उससे कम विकसित, तब जाके वहां पे बैलेंस ग्रोथ हो पाएगी, डेवलपमेंट हो पाएगा। ठीक है, इस इस वाले जो लेक्चर है इसका लास्ट क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन हो जाएंगे 75 तक, उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे तक 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और ऐसा करके 4 पार्ट में इस पूरे पेपर को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। हु कॉइन्ड द टर्म ऑफ जियोपॉलिटिक। ठीक है, जो जियोपॉलिटिक शब्द है इसका इस्तेमाल किसने किया था, तो इस शब्द का जो इस्तेमाल है वो किसने किया था, जेलन ने। जियोपॉलिटिक्स, इस शब्द को जियोपॉलिटिक्स भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जियोपॉलिटिक लिखा हुआ है, तो जियोपॉलिटिक शब्द जो है वो जेलन ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो ये था आज के 25 क्वेश्चन, और आगे के इसके जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना उनको भी उन डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी हम आराम से डिस्कस करेंगे। जैसे कि कौन सा है यहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चन, देखिए जो सबको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे थे इस प्रकार के क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार से यहाँ पे आपको जो स्लोप ग्रेडियंट है वो कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आपको देखेंगे रिग्रेशन मॉडल है, यहाँ पर इसका वैल्यू निकालनी है। इस तरीके के क्वेश्चन को सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इनके कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा पीछे से। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है।
तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।